हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम पॉलिटी की टेस्ट सीरीज़ लगाने वाले हैं जो कि सभी परीक्षाओं में इम्पॉर्टेंट है। पॉलिटी से तो 5-6 क्वेश्चन आपके आते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम हम कह नहीं सकते कितना क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए हम ये टेस्ट सीरीज़ लगाने वाले हैं जो हमारी आगामी परीक्षाएँ हैं यूपी पीसीएस की और यूपीएससी की, तो उनके लिए ये टेस्ट सीरीज़ है। तो चलिए हम देखते हैं फटाफट क्वेश्चन पहला हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का उपबंध किया गया है? ऑप्शंस है हमारा भाग 15, भाग 17, भाग 16 और भाग 18। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते रहिए। देखिए इसका आंसर होगा डी यानी कि भाग 18। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण और युद्ध उपयुक्त में से किस आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा की जा सकती है? इसमें कौन कौन सा मतलब ये हमारा कारण होगा जिसकी वजह से आपात की उद्घोषणा हो सकती है अनुच्छेद 352 के तहत? तो देखिए इसमें हमारा क्या नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 2 में आंतरिक अशांति नहीं होगा, सशस्त्र विद्रोह होगा, बाह्य आक्रमण होगा, युद्ध होगा। तो बी सी डी किसके तहत की जा सकती है? तो इसका जो आंसर होगा बी वाला, बी सी और ये डी, युद्ध, सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण और युद्ध। तीसरा क्वेश्चन हमारे, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि आपात की उद्घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के संबंध में की जा सकती है? तो इसका आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। चौथा क्वेश्चन हमारा, 1975 में घोषित तृतीय राष्ट्रीय आपात की घोषणा के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन है हमारा ज्ञानी जैल सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, फखरुद्दीन अली अहमद और संकल दयाल शर्मा। तो इसका जो आंसर होगा वो है फखरुद्दीन अली अहमद। देखिए क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे, तो इसी क्वेश्चन को मतलब हमने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनको ध्यान में रखते हुए ही क्वेश्चन को फ्रेम किया है। तो ये बहुत ही उपयोगी होंगे आपके सभी एग्ज़ाम में। तो एक बार टेस्ट सीरीज पूरा लगा के जाएं, वीडियो को बीच में ना छोड़ें। पांचवा क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की घोषणा कितने समय में दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित न होने पर स्वतः समाप्त हो जाती है? ऑप्शन है 14 दिन, 60 दिन, 30 दिन या 90 दिन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा 30 दिन। 30 दिन, अगर 30 दिन में सदन द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता तो वो स्वतः समाप्त हो जाती हैं। छठवां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा को वापस लेने के लिए संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन आवश्यक होता है। और दूसरा है, राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा को पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा कभी भी वापस ले सकता है। उपयुक्त में से सत्य कौन सा है? इसमें आपको सत्य कथन बताना है। तो इसमें जो सत्य है केवल आपका 2 है, राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा को पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा कभी भी वापस ले सकता है। पहला आपका गलत है, दूसरा केवल सत्य है। तो उपयुक्त में से जो सत्य है वो बी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपात के प्रवर्तन के दौरान संघ राज्य को निर्देश दे सकता है कि वह अपनी कार्यपालिका शक्ति का किस रीति से पालन करे। दूसरा है, संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। तीसरा है, हमारा संसद द्वारा बनाई गई विधि उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर 6 माह बाद समाप्त हो जाती है। तो इसमें क्या बताना है हमें, कौन सा कथन सत्य है क्वेश्चन नंबर 7 में? तो इसमें देखिए तीनों कथन सत्य हैं, इसमें हमारा वो आंसर होगा तीनों कथन। आठवां क्वेश्चन है हमारा, संसद द्वारा एक बार अनुमोदित होने के बाद आपात की उद्घोषणा कितने समय तक लागू रहती है? ऑप्शन है 1 माह, 6 माह, 3 माह या 1 वर्ष। तो इसका जो आंसर होगा वो है 6 माह यानी कि 6 महीने। नवा क्वेश्चन हमारा, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जाती है? इसका देखिए ऑप्शन है अनुच्छेद 355, 357, 356 और 358। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 356। 10वां क्वेश्चन है हमारा, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? आपके जो ऑप्शन है अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 359 और सी में है ए और बी दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सी होगा, दोनों है 358 और 359। इन दोनों अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों पर प्रभाव के बारे में प्रावधान है।
क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य यहाँ पे लिखा है किस राज्य में, यहाँ पे होगा किसी राज्य में। राज्य, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन को फ्रेम करने में। तो यहाँ देखिए दिया है आपका, राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ संसद द्वारा प्रयोग की जाएंगी। राष्ट्रपति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में निहित शक्तियों को अपने हाथ में ले लेता है। क्वेश्चन नंबर 11, उपर्युक्त में से सत्य कौन सा है। तो इसमें आपका सत्य केवल एक है, राज्य विधानमंडल की जो शक्तियाँ हैं वो संसद द्वारा प्रयोग में लाई जा सकती हैं। दूसरा हमारा सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने दिन तक लागू किया जा सकता है। ऑप्शन है 6 माह, 2 वर्ष, 1 वर्ष या 3 वर्ष। तो इसका जो आंसर होगा वो 3 वर्ष होगा। इसमें हमारा आंसर डी सही है। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है। देखिए ये तो बहुत आसान है, अगर आपने पॉलिटी पढ़ा है तो आप जानते ही होंगे। इसका आंसर होगा डी, 1 बार भी नहीं। 14वां क्वेश्चन, हमारे निम्नलिखित में से कौन सी समिति केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, तो तारकुंडे समिति हमारी नहीं संबंधित है। बाकी राजमन्नार समिति, सरकारिया आयोग और पूंछी आयोग, ये तीनों ही संबंधित हैं। निम्नलिखित में से 15वां क्वेश्चन, किस समिति ने अनुशंसा की कि राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति द्वारा की जानी चाहिए। ऑप्शन है हमारे वेंकट चलैया समिति, सरकारिया आयोग, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, राजमन्नार समिति। तो इसका जो आंसर होगा वेंकट चलैया समिति। इसको याद करते रहिए, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, समिति, अनुच्छेद और ये संविधान संशोधन, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं। 16वां क्वेश्चन हमारा, पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ग्रामोद्धार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। ऑप्शन है बलवंत राय मेहता, पी.के. थुंगन, डॉक्टर पी.वी.के. राव, अशोक मेहता। तो बलवंत राय मेहता इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। 17वां क्वेश्चन हमारा, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में कब से लागू हुआ था। ऑप्शन है हमारे 24 अप्रैल 1992, 24 अप्रैल 1993। तो इसका देखिए राइट आंसर तो यही है बी वाला, 24 अप्रैल 1993। बाकी थोड़ा बहुत देखिए डेट वाइज थोड़ा सा जो है ईयर और डेट में हल्का सा गैपिंग कर दिया है, तो पहचानने में यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप इसको मानकर चलिए 24 अप्रैल 1993 है। और आप कितना भी कंफ्यूज करें, क्वेश्चन पेपर में आप वही टिक लगाएंगे 24 अप्रैल 1993। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 74वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया। बी है, किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में दर्ज नाम वाले व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। ग्राम सभा में केवल एक ही गांव शामिल किया जा सकता है। और डी है हमारा, ग्राम पंचायत ग्राम सभा के कार्यों का निरीक्षण सब मूल्यांकन करती है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा वो बी हमारा सही है, बाकी सब रॉन्ग है। किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 19, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। बी है हमारा, राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में सभी विषयों पर विधि बनाने का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग को है। पंचायत चुनाव का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। देखिए इसमें से आपको क्या ढूंढना है, कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें आपका देखिए 19 में असत्य सी वाला है, पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में सभी विषयों पर विधि बनाने का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग को, ये असत्य है, बाकी सब आपका सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20वां, यदि कोई नगर पालिका समय से पूर्व विघटित कर दी जाए तो निर्वाचन पश्चात गठित नई नगर पालिका कितनी अवधि के लिए कार्य करेगी। ऑप्शन है हमारा गठन के पश्चात 5 साल तक, 6 माह तक, शेष अवधि तक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा शेष अवधि तक। जितनी हमारी अवधि यानी कि जितना समय बचा रहेगा कार्यकाल का, बस उतना ही चलेगा और फिर उसके बाद दूसरा निर्वाचन होगा, दूसरा हमारा चुनाव होगा। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए। ऑप्शन है 50, 27, 33% या फिर 22%। तो ये तो सब जानते हैं 33%। 22वां क्वेश्चन हमारा, एक पंचायत के भंग होने के कितने महीने के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, तो ये है 6 माह। 6 माह के अंदर नया चुनाव हो जाना चाहिए। किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए कौन सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 23, तो इसका आंसर होगा राज्य का राज्यपाल। 24वां क्वेश्चन है, 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कितने विषयों का उल्लेख किया गया है। नगर पालिका में कितने विषय का उल्लेख किया गया है, 18 विषय। और भारत का हमारा पहला नगर निगम स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, तो इसका आंसर होगा मद्रास में। क्वेश्चन नंबर 25 का बी।
26वां क्वेश्चन हमारा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण दिया गया? ऑप्शन हमारे 96वां, 97वां, 98वां या 99वें। तो इसका आंसर होगा हमारा बी, यानी कि 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण दिया गया था। निम्न में से किस समिति ने अनुशंसा की थी कि हर राज्य में एक वित्त आयोग का गठन होना चाहिए? देखिए, वित्त आयोग से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, इसका हमारा आंसर होगा पीके थुंगन समिति, और इसका आंसर होगा सी, पीके थुंगन समिति। 28वां क्वेश्चन हमारा, संविधान का कौन सा भाग सहकारी समितियों से संबंधित है? तो इसका जो आंसर होगा वो भाग 9 हमारा सहकारी समितियों से संबंधित है। 29वां क्वेश्चन हमारा, राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है? विधानसभा चुनाव संपन्न कराना, विधान परिषद चुनाव संपन्न कराना, ग्राम पंचायतों का निर्वाचन संपन्न कराना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29, तो मुख्य कार्य इसका ये है, जो ग्राम पंचायत है उनका निर्वाचन संपन्न कराना, यहाँ पे मुख्य कार्य पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 30, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का सी, 2 अक्टूबर 1992 को। 31वां क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के नागौर में सर्वप्रथम अनौपचारिक रूप से पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। 32वां क्वेश्चन, उच्चतम और उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी न्यायालयों का गठन किसके या किनके द्वारा किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हमारा सी होगा, ए और बी दोनों, यानी कि संसद भी और राज्य विधानमंडल दोनों के द्वारा। 33वां क्वेश्चन हमारा, उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के मामलों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन से हमारी स्पेशल लीव पिटीशन, जनहित याचिका, पुनर्विचार याचिका या रिट याचिका। इसका आंसर होगा स्पेशल लीव पिटीशन, इसके मामले की संख्या जो है सर्वाधिक है। 34वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, अनुच्छेद 143। तदर्थ न्यायालयों की नियुक्ति, अनुच्छेद 131। कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, 108। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, अनुच्छेद 64। देखिए, एक बार आप अनुच्छेद पूरा पढ़ डालिए, अनुच्छेद से बहुत क्वेश्चन आते हैं, खासकर यूपीपीसीएस में। यूपीएससी में कम चांस है, लेकिन यूपीपीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 34 का आंसर होगा बी, तदर्थ न्यायालयों की नियुक्ति, अनुच्छेद 131, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। हमारा क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण निम्नलिखित में से किसके परामर्श से करेगा? तो इसका आंसर होगा हमारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उनकी परामर्श से राष्ट्रपति ये कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से पहले निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च अपीली न्यायालय था हमारे यहाँ भारत में? तो वो था हमारा प्रीवी काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा ए। यदि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ना हुई हो, तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होगा? ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। तो इसमें कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय का जो अन्य न्यायाधीश होगा, मुख्य न्यायाधीश के बाद अन्य न्यायाधीश की ही गिनती होती है। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? स्वच्छता या उत्तरदायित्व का अभाव होना, विधायिका तथा कार्यपालिका द्वारा न्यायपालिका के कार्यों में बाधा न पहुंचाना, सरकार के अन्य अंगों द्वारा न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप न करना, न्यायाधीश द्वारा बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 38, इसका आंसर होगा सी, 2, 3 और 4। पहला नहीं है, दूसरा है, तीसरा और चौथा, इसका सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 29, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या सम्मिलित है? मौलिक अधिकार, मौलिक क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार या रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। और ऑप्शन से देखिए यहाँ पे डी, उपयुक्त सभी, मतलब ये पूरा हमारा मौलिक क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, रिट संबंधी, ये चारों हमारे हैं, उपयुक्त सभी। 40वां क्वेश्चन हमारा, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई तो उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश इनमें से कौन थे? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा डी, पीएन भागवती। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 41, तो इसका बहुत ही आसान सा आंसर राष्ट्रपति करता है। इसे हमने कई बार पढ़ लिया है, अब इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं छूटना चाहिए आप लोगों का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 233 में दिया गया है।
बी, जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए व्यक्ति पहले से ही संघ या राज्य की न्यायिक सेवा में हो या कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया गया। उपयुक्त कथनों में से अधीनस्थ न्यायालय के विषय में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है हमारा क्वेश्चन केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, ना ही ए और ना ही बी। इसका आंसर होगा हमारा सी, ए और बी दोनों। भारत में मोबाइल कोर्ट को किसके मानस पुत्र की संज्ञा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन हमारा न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, एम हिदायतुल्लाह, इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम इसका राइट आंसर होगा। 44वां क्वेश्चन, निम्नलिखित न्यायालय और उनके उनके अधिकार क्षेत्र से संबंधित गलत युग्म की पहचान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए गलत युग्म में हमारा सी है, मुंबई हाई कोर्ट, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। क्योंकि देखिए गलत इसलिए कर्नाटक का एक अपना हाई कोर्ट है और बाकी सब सही है, सी गलत है। 45वां क्वेश्चन हमारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 में गलत कौन सा है? इसमें गलत आपका बी वाला है, भारत राज क्षेत्र में कम से कम 7 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो। भारत का नागरिक हो, ये सही है। एक या अधिक राज्यों के उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 10 वर्ष का अधिवक्ता रह चुका हो, ये भी सही है। तो इसमें गलत का पहचान करना था हमें, तो इसमें से गलत जो है 45 का हमारा बी वाला है। किस संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई? ये हमारा हुआ था 15वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1963 में। इसका हमारा आंसर होगा बी। 47वां क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय होगा? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर होगा हमारा ए, 215। भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। निर्वाचन आयोग द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं आयुक्तों से मिलकर बना निर्वाचन आयोग हमारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है, ये हमारा पहला है। दूसरा है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान का अनुच्छेद 324 भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित है। उपर्युक्त में से सही कथन कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 48 में तीनों सही हैं, कोई हमारा ये इसका आंसर होगा। 49वां क्वेश्चन हमारा, भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए। निर्वाचक मतलब उसके क्या क्या कार्य हैं, कौन कौन से कार्य वो करता है? तो हमारा ऑप्शन है, निर्वाचक नामावली तैयार करना, निर्वाचन की तिथि निर्धारित करना, राजनीतिक दलों को निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर होगा डी, तीनों हमारा निर्वाचन आयोग करता है। 50वां क्वेश्चन हमारा, संघ लोक सेवा आयोग में कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री या संसद? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। तो इसी के साथ ये वीडियो हमारा समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे टेस्ट सीरीज़ लगाते रहिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।